हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं आय और रोजगार चैप्टर का पार्ट नंबर 10। इससे पहले ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर मैं 9 वीडियोस आपको प्रोवाइड कर चुका हूं, जिसके अंदर मैंने इस चैप्टर के कई सारे छोटे छोटे टॉपिक आपको बहुत ही सिंपल करके समझाया हुआ है। तो अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे तो चैप्टर की अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप वो पार्ट्स भी देख सकते हो। आज की क्लास इस चैप्टर की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, जिसके अंदर मैं आपको अधिमांग और अभावी मांग के बारे में समझाने वाला हूँ। तो इस चैप्टर में अधिमांग और अभावी मांग के बारे में हम सारी चीजें पढ़ने वाले, लेकिन मैंने अधिमांग और अभावी मांग को 2 पार्ट में आपको समझाया हुआ है। तो अगली वीडियो के अंदर भी मैं अधिमांग और अभावी मांग के ऊपर बात करूंगा। तो आज की जो क्लास होगी इसमें मैं आपको सिर्फ अधिमांग और अभावी मांग का इंट्रोडक्शन समझाने वाला हूं, जिसके अंदर मैं आपको इसकी डेफिनेशन, इसके हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके कारण क्या क्या है और रेखा चित्र, ये सारी चीजें मैं आज आपको समझा दूंगा अधिमांग और अभावी मांग दोनों के बारे में। इसका एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बहुत ज्यादा, अधिमांग और अभावी मांग ये दोनों ही हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा घातक होते हैं। तो अधिमांग और अभावी मांग को अर्थव्यवस्था के अंदर कंट्रोल करने के लिए हमारी भारत सरकार और आरबीआई किस तरीके से कदम उठाती है या इसे किस तरीके से कंट्रोल करती है, ये वाली जो बात है मैं वो अगले टॉपिक के अंदर क्लियर करने वाला हूं, जो मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। तो आज की क्लास के अंदर मैं अधिमांग और अभावी मांग समझा दूंगा आपको अच्छी तरीके से, और अगली क्लास में अधिमांग और अभावी मांग, क्योंकि एक बुरी सिचुएशन है अर्थव्यवस्था के लिए, तो इसे ठीक कैसे करना है वो मैं आपको अगली वीडियो में समझा दूंगा। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आय और रोजगार का पार्ट नंबर 10 है, जिसमें हम सबसे पहले अधिमांग, इसको हम एक और नाम से अतिरेक मांग या इसे हम मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। दूसरी तरफ हमारा अभावी मांग, न्यून मांग या फिर स्फीति अंतराल कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अधिमांग का मतलब क्या होता है। देखो, अधिमांग को समझने के लिए हमें पहले इस डायग्राम को थोड़ा सही से समझ लेना चाहिए। आप इस डायग्राम से बहुत बार अवेयर हो। देखो, यहां हमारा समग्र पूर्ति है, 45 डिग्री का होता है, ये हमारा समग्र मांग है, दोनों यहां पर बराबर है, इसे कहते हैं पूर्ण रोजगार। अगर हमारा समग्र मांग अचानक ज्यादा हो जाए, यानी पूर्ण रोजगार वाली समग्र पूर्ति से अगर समग्र मांग ऊपर की साइड निकल जाती है, या पूर्ण रोजगार वाले समग्र मांग से जब मांग ऊपर की तरफ निकल जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं अधिमांग। और इसकी वजह से जो अंतर आता है, जो एक्चुअल वाला हमारा समग्र मांग था, जो हमारा निर्धारित समग्र मांग था पहले वाला, और जो वास्तविक समग्र मांग है, इन दोनों में जो अंतर आ जाता है इसको हम कहते हैं स्फीति अंतराल। ठीक है, जब समग्र मांग पूर्ण रोजगार वाली समग्र पूर्ति से अधिक हो जाती है तो उसे हम अधिमांग कहते हैं। स्फीति अंतराल का मतलब क्या होता है, जब पूर्ण रोजगार देने वाली समग्र पूर्ति से समग्र मांग अधिक होता है तो इनका जो अंतर आ जाता है इसे हम क्या कहते हैं, स्फीति अंतराल कहते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि स्फीति अंतराल किसे कहते हैं। जब समग्र मांग जितना पहले था उससे ज्यादा हो जाता है तो दोनों में एक गैप आ जाता है। आप ये देख सकते हो, गैप आ गया, इसे कहते हैं स्फीति अंतराल। वैसे मुद्रास्फीति का मतलब होता है चीजों के रेट का बढ़ना, कीमत का अचानक तेजी से बढ़ना। तो अभी हम आगे समझने वाले हैं इस चीज को। तो 2 बातें आपको मैंने समझाती है, 2 बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और एग्जाम के अंदर आ जाती है। अधिमांग की डेफिनेशन भी आ सकती है और स्फीति अंतराल, इसे हम मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। तो दोनों डेफिनेशन और मैंने आपको ये रेखा चित्र अभी समझा दिया। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं इसके कारण पे। कह रहे कि ऐसा क्यों होता है कि हमारी अर्थव्यवस्था में अचानक समग्र मांग बढ़ जाता है। और ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि समग्र मांग बहुत ही बैड सिचुएशन है हमारी इकोनॉमी के अंदर, तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा हालांकि। ठीक है, तो अभी हम समझते हैं कि समग्र मांग पैदा क्यों होता है। ठीक है, समग्र मांग कह रहा हूं, अधिमांग हमारी अर्थव्यवस्था में पैदा क्यों होता है, क्यों ऐसा होता है कि समग्र मांग अचानक बढ़ जाता है जिसकी वजह से अधिमांग जैसी सिचुएशन आ जाती है। सबसे पहले नंबर पे लिखा है उपभोग प्रवृत्ति। अब उपभोग प्रवृत्ति में 2 चीजें आती है, एक आता है आपका एपीसी और दूसरा हमारा क्या आता है, एमपीसी। एपीसी और एमपीसी आपको पता है दोनों ही ऐसे रेशियो जो बताता है कि भाई बंदा कमाने पर कितना खर्च करता है। मैं मान के चलता हूं, पहले मैं एपीसी की बात करता हूं। हमारी अर्थव्यवस्था में एपीसी है 60%। इसका मतलब अर्थव्यवस्था में जितने भी लोग हैं उनकी जब आय बढ़, उनकी जितनी भी आय है वो अपनी आय का 60% क्या कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। इसे एपीसी कहते हैं। यदि अर्थव्यवस्था में जो एपीसी है वो 60 से अचानक 65% भी हो जाए, तो अर्थव्यवस्था में हर व्यक्ति अपनी आय का पहले 60 खर्च कर रहा था, अब 65 खर्च करेगा। इसका मतलब अर्थव्यवस्था में अचानक वस्तु और सेवाओं की मांग बढ़ेगी, क्योंकि लोगों का खर्चा बढ़ गया। लोग खर्चा किस पे करते हैं, वस्तु और सेवाओं पर। जैसे ही लोगों का खर्चा बढ़ेगा तो लोग वस्तु और सेवाओं की मांग बढ़ाएंगे, जिससे समग्र मांग बढ़ जाएगा। इसी तरह से एमपीसी के बढ़ने से भी समग्र मांग बढ़ जाता है। एमपीसी मतलब क्या होता है, आय बढ़ने पर उपभोग कितना बढ़ रहा है। अगर आय बढ़ने पर अचानक लोगों का उपभोग ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है तो इसका मतलब भी क्या है कि लोग वस्तु और सेवाओं की मांग
ज्यादा करने लगेंगे और समग्र मांग बढ़ जाएगा। तो दो बातें मैंने आपको बता दी कि उपभोग प्रवृत्ति यानी एपीसी और एमपीसी के बढ़ने से हमारे देश में समग्र मांग बढ़ जाता है। अगले नंबर पे है करों में कमी। अगर सरकार कर कम ले यानी लोगों का कर अचानक कम कर दे, अगर सरकार कर को कम करेगी तो लोगों के पास अब ज्यादा पैसा बचेगा, क्योंकि कर को कम करने से लोग जितना कर दे रहे थे अगर वो कर लोगों की जेब में बच जाएगा, यानी सरकार अगर कर कम करेगी तो लोगों की आय लोगों के पास ज्यादा रहेगी, लोग वस्तु और सेवाओं को ज्यादा खरीदेंगे, ठीक है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। अगर सरकार कर कम करती है तो लोगों की जेब में पैसा ज्यादा बचता है और लोग क्या कर देते हैं, समग्र मांग को बढ़ा देते हैं, वस्तु और सेवाओं के ऊपर ज्यादा खर्च करते हैं। थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है सरकारी व्यय में वृद्धि। आपको पता है सरकार बहुत सारे हॉस्पिटल कॉलेज चला रही है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सरकार चला रही है, ठीक है, तो सरकार बहुत सारा पैसा खर्चा करती है इन सभी चीजों पर। जब सरकार इनके ऊपर खर्चा ज्यादा करती है तो इनसे जुड़े हुए जितने भी लोग होते हैं कहीं ना कहीं उनकी आय बढ़नी शुरू हो जाती है, और जब उनकी आय बढ़ती है तो वस्तु और सेवाओं को ज्यादा खरीदते हैं, जिससे समग्र मांग का स्तर बढ़ जाता है। अगले नंबर पर लिखा हुआ है निवेश में वृद्धि। जब निवेश में फर्मों के द्वारा या सरकार के द्वारा जब निवेश ज्यादा किया जाता है तो वहां भी वस्तु और सेवाओं के ऊपर खर्चा अचानक बढ़ता है, और खर्चा बढ़ने से समग्र मांग का स्तर बढ़ जाता है। नेक्स्ट है हमारा आयातों में कमी। आयात का मतलब क्या होता है, जब हम दूसरे देशों से वस्तु और सेवाओं को मंगवाते हैं, दूसरे देशों से वस्तु और सेवाओं को खरीदते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आयात कहते हैं। अगर हम आयातों में कमी करेंगे यानी दूसरे देश से जो वस्तु और सेवाएं खरीद रहे हैं उनको हम कम करेंगे, इसका मतलब यह है कि हम उन्हीं वस्तु और सेवाओं को अब अपने देश के अंदर से खरीदने वाले। जब हम अपने देश के अंदर से उन सामान को खरीदेंगे तो उस वस्तु और सेवाओं की मांग अचानक अर्थव्यवस्था में बढ़ेगी, जिससे समग्र मांग ऊपर की तरफ चला जाएगा। नेक्स्ट नंबर पे है बच्चों हमारा निर्यातों में वृद्धि। सबसे पहले समझते हैं निर्यात का मतलब क्या होता है। निर्यात का मतलब होता है जब दूसरे देश के लोग हमारे देश की वस्तु और सेवाओं की मांग बढ़ाते हैं तो इसे हम कहते हैं निर्यात में वृद्धि। अगर दूसरे देश में रहने वाले लोग अचानक हमारी वस्तु और सेवाओं की मांग बढ़ाएंगे तो इससे हमारी वस्तु और सेवाएं ज्यादा बिकनी शुरू होगी। मांग बढ़ने की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था में हमारा समग्र मांग ऊपर की तरफ जाएगा, जिससे अधिमांग की स्थिति पैदा होगी। नेक्स्ट नंबर पे है घाटे की वित्त व्यवस्था। ये बहुत अलग तरीके की सिचुएशन है। घाटे की वित्त व्यवस्था का मतलब होता है सरकार अपने बजट के घाटे में आने वाले घाटे को जब नए नोट को छपवाकर पूरा करती है तो इसे कहते हैं घाटे की वित्त व्यवस्था। सरकार कई बार घाटे की वित्त व्यवस्था के अंदर बहुत सारे न्यू करेंसी को प्रिंट कर देती है देश के अंदर, जिससे वो जो करेंसी है वो आम जनता के पास यानी लोगों के पास पहुंचती है, और जब लोगों के पास वो अतिरिक्त पैसा पहुंचता है तो लोग उस पैसे से वस्तु और सेवाओं की मांग को बढ़ाते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में समग्र मांग बढ़ने की संभावनाएं पैदा हो जाती है। तो घाटे की वित्त व्यवस्था आपको समझ में आ गई। जब सरकार आरबीआई को कहकर नए नोट छपवाता है, वो जो नए नोट छपते हैं वो लोगों के पास पहुंचते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में समग्र मांग का स्तर अचानक बढ़ जाता है। अगले नंबर पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको समझाने वाला हूं कि अधिमांग की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत शॉर्टकट में और बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझना। सबसे फर्स्ट नंबर पे लिखा है उत्पादन के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समग्र मांग के बढ़ने से उत्पादन के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आए यहां पर मैं उत्पादन भी लिख सकता हूं। उत्पादन के स्तर पर क्यों प्रभाव नहीं पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से समझना। भाई जहां पर हमारे देश के अंदर पूर्ण रोजगार होता है वहां पर हम अपने सभी संसाधनों का कुशलतम उपयोग करते हैं। कुशलतम उपयोग करने का मतलब है जितने भी संसाधन है उनका बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। अब अगर संसाधनों का पहले से ही कुशलतम उपयोग कर रहे हो तो मांग बढ़ने पर हम अचानक पूर्ति को नहीं बढ़ा सकते, उत्पादन को नहीं बढ़ा सकते। तो यही कारण है कि अधिमांग की स्थिति में आप अचानक समग्र पूर्ति को नहीं बढ़ा पाते, तो उत्पादन के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। याद रखना, अधिमांग की स्थिति में उत्पादन के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखो समस्या ही खत्म हो जाती। अगर किसी सामान को खरीदने वाले, वस्तु और सेवाओं को खरीदने वाले लोग अचानक बढ़ जाते हैं यानी समग्र मांग बढ़ जाती और समग्र पूर्ति भी साथ में बढ़ जाती, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। दिक्कत इसीलिए है क्योंकि हम समग्र पूर्ति को अल्पकाल में नहीं बढ़ा सकते, समग्र मांग हमारी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दूसरा, रोजगार के स्तर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि हम यहां पर जब पूर्ण रोजगार था तो हम ये मान के चलते हैं कि सारे लोगों को अर्थव्यवस्था में रोजगार मिला हुआ है, ठीक है। तो अगर
पूर्ण रोजगार का स्तर, अगर पूर्ण रोजगार स्तर पर हमारी अर्थव्यवस्था है और समग्र मांग अगर बढ़ भी जाए तो हम ये मानते हैं कि यहाँ पर रोजगार के स्तर में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अच्छा, सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि हो जाती है, ये सबसे बड़ी समस्या है। जब हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर अचानक अधिमांग का स्तर बढ़ता है तो अधिमांग के स्तर बढ़ने की वजह से किसी वस्तु और सेवाओं को खरीदने वाले लोगों की संख्या अचानक बढ़ती है, और जब इन लोगों की संख्या बढ़ती है तो वो क्या करते हैं, वस्तु और सेवाओं को खरीदने के लिए आपस में प्रतियोगिता करते हैं, क्योंकि पूर्ति तो बढ़ाई नहीं जा सकती, और जब पूर्ति नहीं बढ़ाई जा सकती तो उसी वस्तु के लिए लोगों के बीच प्रतियोगिता बढ़ती है, लोग ज्यादा कीमत देने के लिए तैयार होते हैं और देश के अंदर जो सामान्य कीमत स्तर है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो याद रखना है, अधिमांग की वजह से सामान्य कीमत स्तर बढ़ जाता है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा अभावी मांग। तो अधिमांग को हमने अच्छी तरीके से समझ लिया, डेफिनेशन समझा, रेखा चित्र समझा, प्रभाव, कारण सब। अब जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है हमारे अभावी मांग में। अधिमांग को समझ लिया हम लोगों ने, तो अभावी मांग इसका क्या है, जस्ट अपोजिट है। अभावी मांग के 3 नाम हो सकते हैं, अभावी मांग बोल देते हैं, इन्हें हम न्यून मांग बोल देते हैं, और इसकी वजह से जो प्रॉब्लम होती है अस्फीतिक अंतराल, इसका जो गैप पैदा होता है न्यून मांग की वजह से वो अस्फीतिक अंतराल होता है। अभावी मांग का मतलब क्या होता है, जब समग्र मांग अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार वाली समग्र पूर्ति से कम हो जाती है। इसमें क्या हो रहा था, अधिक हो जाती है, इसमें क्या हो जाता है, कम हो जाती है। ये पूर्ण रोजगार है, पूर्ण रोजगार वाली समग्र पूर्ति से या समग्र मांग से जब हमारी मांग कम हो जाती है तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं, उसे हम अभावी मांग के नाम से जानते हैं। स्फीतिक अंतराल का मतलब जब समग्र मांग पूर्ण रोजगार वाली समग्र पूर्ति से कम हो जाती है तो दोनों के अंतर को स्फीति अंतराल कहते हैं। ये देखो, समग्र पूर्ण रोजगार वाली समग्र पूर्ति से जब हमारा समग्र मांग कम हो जाएगा तो इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा इसे क्या कहेंगे, स्फीति अंतराल कहेंगे। अब रेखा चित्र हम लोग समझ लेते हैं। आय दिया हुआ, यहाँ पे समग्र व्यय, यहाँ आप उत्पादन भी लिख सकते हो, उत्पादन भी लिख सकते हो, यहाँ राष्ट्रीय आय भी लिख सकते हो, यहाँ समग्र पूर्ति भी आप लिख सकते हो। दोनों यहाँ पे पूर्ण रोजगार है, ये हमारा समग्र पूर्ति वक्र है, ये हमारा समग्र मांग वक्र है। अचानक समग्र मांग क्या हो गया, नीचे की साइड आ गया। नीचे की साइड आया तो देखो नया पॉइंट हमारे को ये नया संतुलन बिंदु हमारे को मिला, दोनों के बीच में गैप आ गया, इसे हम अस्फीति अंतराल कहते हैं। और ये जो नीचे हमारा समग्र मांग आ गया इसे हम लोग क्या कहते हैं, अभावी मांग कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभावी मांग। अब आ जाते हैं कारण पे। जस्ट इस जो कारण हमने यहाँ पे पढ़े इसका क्या है, बिल्कुल अपोजिट है, उपभोग प्रवृत्ति में कमी हो जाना। हमारे देश के अंदर अचानक उपभोग प्रवृत्ति का गिरना। एपीसी उपभोग प्रवृत्ति मैंने आपको बताया हुआ, या तो आता है एपीसी या फिर एमपीसी, दोनों आते हैं उपभोग प्रवृत्ति के अंदर। एपीसी का मतलब हमारे देश के अंदर लोग अपनी आय का 60% ऑन एन एवरेज खर्च कर रहे थे, अचानक 60 से गिरकर 50 हो गया। पहले 60% लोग अपनी आय का खर्च कर रहे थे, अब 50%। अर्थव्यवस्था के अंदर वस्तु और सेवाओं की मांग अचानक गिरेगी जिससे समग्र मांग कम हो जाएगी। सेम ऐसा ही एमपीसी में लोग बढ़ी हुई आय का 60% पहले खर्च कर रहे थे, अब बढ़ी हुई आय का लोग 40% ही खर्च कर रहे हैं। यानी जब लोगों की आय बढ़ती है तो लोग 20% कम कर दिया लोगों ने खर्चा, इससे समग्र मांग हमारी कम हो जाती है। करों में वृद्धि करना, जब सरकार अचानक कर को बढ़ाती है तो लोगों की जितनी भी आय होती है उसका बहुत बड़ा पोर्शन कर के रूप में अपने पास ले लेती है। मान के चलो सरकार ने, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई सरकार जो है आय के ऊपर 20% का कर लगाती थी, अब सरकार ने बोला मैं अब 30% कर लगाऊंगा। अगर 100 रुपए की इनकम होती थी तो पहले 20 रुपए उसमें से सरकार लेती थी, अब सरकार कह रही है मैं कर बढ़ाऊं, यानी 100 में से अब 20 की जगह मैं 30 लूंगा। तो अब मुझे बताओ, जो सामने वाला बंदा है उसके खरीदने की क्षमता तो गिर गई ना, और जब खरीदने की क्षमता गिरेगी तो इसी तरीके से अर्थव्यवस्था में जब बहुत सारे लोगों को खरीदने की क्षमता गिर जाती है तो समग्र मांग की स्थिति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे हम अभावी मांग कहते हैं। अगला है सरकारी खर्चों में कमी। जब सरकार अचानक बहुत सारी चीजों पर खर्चा गिराती है तो समग्र मांग का स्तर गिर जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि समग्र मांग में हमारे सरकार के खर्चे का बहुत बड़ा रोल है। सरकार बहुत बड़े स्तर पर खर्चा करती है, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा भी था सरकार निवेश व्यय में और बहुत सारी चीजों में खर्चा करती है। तो सरकार का खर्चा जब कम होता है तो अचानक हमारे अर्थव्यवस्था की समग्र मांग गिरती है और अभावी मांग कम हो जाता है, अभावी मांग बढ़ जाता है। निवेश व्यय में कमी, जब उद्योगों का, फर्मों का, कंपनियों का निवेश गिरता है तो निवेश गिरने की वजह से वस्तु और सेवाओं की मांग गिरती है, जिससे समग्र मांग का स्तर कम होता है और अभावी मांग पैदा हो जाती है। आयातों में वृद्धि, आयातों में वृद्धि का मतलब क्या है कि जो सामान हम इस्तेमाल कर रहे हैं अगर हम उसको विदेशों से मंगवाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, आयात।
अगर हम अपने देश को छोड़कर विदेशों से वस्तु और सेवाओं की मांग को बढ़ा देंगे, इसका मतलब हमारे देश में वस्तु और सेवाओं की मांग क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, क्योंकि हम बाहर से सामान मंगवा रहे हैं और गिरने की वजह से समग्र मांग कम होगा, जिसे अभावी मांग कहते हैं। अगले नंबर पे है निर्यातों में गिरावट। निर्यातों में गिरावट का मतलब विदेश के लोग जब हमारा सामान खरीदना कम कर देते हैं, इसे कहते हैं निर्यातों में गिरावट। यानी हम अपना सामान जब विदेशों में ले जाकर कम बेच पाएंगे, या हमारा सामान जब विदेशों में कम बिकेगा, हमारे वस्तुओं की, हमारी सेवाओं की जब मांग विदेशों में कम हो जाएगी, तो इस वजह से वस्तु और सेवाएं हमारे देश के अंदर बननी कम हो जाएगी, जिससे हमारे देश का समग्र मांग का स्तर गिरने लग जाएगा। अगले नंबर पे है, अब मैं आपको प्रभाव समझाने वाला हूं। अभावी मांग की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था में क्या क्या प्रभाव होता है। उत्पादन गिरने लगेगा। देखो, मैंने एक चीज यहां पर बताई थी कि मांग बढ़ने की वजह से आप उत्पादन को अल्पकाल में बढ़ा नहीं सकते, लेकिन अगर मांग कम हो जाए तो उत्पादन को अल्पकाल में गिराया जा सकता है। भविष्य में उत्पादन क्या होगा, गिरने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। उत्पादन गिरने की संभावना भविष्य में बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि समग्र मांग, भाई खरीदने वाले कम हो गए, तो अब क्या होगा, उत्पादन का स्तर गिरने लगेगा धीरे धीरे। अनैच्छिक बेरोजगारी का स्तर भी बढ़ सकता है, इतना ज्यादा खतरनाक है। अभावी मांग की देखो सबसे बड़ी समस्या है कि ये बेरोजगारी लेकर आ जाती है, और अधिमांग की सबसे बड़ी समस्या है कि ये कीमत स्तर को वृद्धि करने लग जाती है। जब कीमतें बढ़ने लग जाती है तो जो सैलरी पर्सन लोग होते हैं, जो बंधी हुई आय वाले लोग होते हैं, उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा दिक्कत में आ जाती है। क्योंकि जो बंधी आय वाले लोग होते हैं, कीमत बढ़ने की वजह से उनको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उनकी परचेजिंग पावर काफी तेजी से कम होने लगती है। और अभावी मांग में उल्टा क्या हो जाता है, अभावी मांग के अंदर जब समग्र मांग का स्तर अचानक तेजी से गिरने लग जाता है, तो ऐसी स्थिति में उत्पादन कम होने की वजह से, भाई यहां पर क्या हुआ, उत्पादन का स्तर अब गिरेगा। उत्पादन का स्तर गिरेगा तो जो लोग फैक्ट्रियों में थे, कारखानों में थे, कहीं ना कहीं उनके रोजगार के ऊपर अब संकट आ जाता है, क्योंकि वस्तु और सेवाओं का निर्माण कम हो रहा है, तो बहुत सारे लोगों की अब छुट्टी रोजगार से हो जाती है। तो इसमें अनैच्छिक बेरोजगारी, वो लोग जो रोजगार करना चाहते हैं पर उन्हें रोजगार का स्तर नहीं मिल पाता, यानी उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता है। अच्छा, सामान्य कीमत स्तर गिर जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि सामान्य कीमत स्तर तो गिर जाता है, लेकिन वही फायदा ही नहीं है। अगर लोगों के पास रोजगार ही नहीं होगा तो फिर कीमत गिरने से फायदा क्या है। तो आज की क्लास के अंदर बच्चों मैंने आपको अधिमांग और अभावी मांग को विस्तार से समझाया है, जिसमें रेखा चित्र, प्रभाव, कारण और आपको डेफिनेशन, हर चीज मैंने आपको समझा दी। अगली क्लास इस टॉपिक की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, जिसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा अधिमांग और अभावी मांग को हम कंट्रोल कैसे करते हैं अपनी अर्थव्यवस्था के अंदर।